Dear students, today we have to discuss about the MCQs of lesson number 3, electrochemistry. This is our part 1, and this MCQ contains the topic of electrochemical cell and electrolytic cell theory MCQ. उसकी theory base की MCQ है दोस्तों, बराबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आपको हमारी ये जो PDF है हमारी वेबसाइट में जाकर डाउनलोड करने की रहेगी, और इसके अंदर के जो बॉटम मार्क किए गए लाल कलर से, रेड कलर से, वो उसके आंसर है फ्रेंड्स, राइट। पहले आप इसका PDF डाउनलोड कीजिए एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द MCQ. ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट MCQ इज व्हिच सेल मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। आपको जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बोला गया कि व्हिच सेल will measure standard electrode potential of copper electrode. तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला MCQ है, यहाँ पे अपने को जो कॉपर इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए। E0Cu plus 2/Cu is equals to 0.34 volt. E0Cu plus 2/Cu is equals to 0.34 volt, बराबर। और दूसरा वर्ड यूज किया है स्टैंडर्ड। तो दोस्तों स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैसे गिन सकते हैं, तो उसका कंडीशन ऐसा होना चाहिए, जो गैस उसके साथ रिलेटेड होगा उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर आइदर 1 बार होना चाहिए, और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विल बिकम्स 1 मोलर, बराबर। दूसरी बात, इसका पोटेंशियल जब हम गिनेंगे तो सामने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल होना चाहिए, और वी आर फेमिलियर अबाउट दैट E0 H2/H plus either 1/2 H2/H plus वो कितना होगा 0.0 वोल्ट। तो दोस्तों ये दोनों का जब हम सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसे होगा, आपको पता है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है ये आपका होगा एनोड और ये हो जाएगा आपका कैथोड। और सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो हम सबको पता है दोस्तों, एनोड जो होता है वो शॉर्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड होता है। ये जो सिंबल है शॉर्ट ब्रिज का वो क्या होगा, उसके लेफ्ट साइड पे कौन होगा दोस्तों, एनोड होगा, और उसके राइट साइड पे क्या होना चाहिए, कैथोड, बराबर फ्रेंड्स। ओके, तो ये आपका एनोड है। हाइड्रोजन हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो हमको पता है Pt/H2, यहाँ पे मैं लिखूंगा 180m/H प्लस, यहाँ लिखूंगा 1 मोलर, डबल स्लैश यहाँ लिखूंगा क्या Cu plus 2 1 molar/Cu। ये उसका सेल रिप्रेजेंटेशन होगा फ्रेंड्स। तो आपको जो चार ऑप्शन दिए गए हैं वो आप चेक कीजिए इसके अंदर कौन सा सेट हो रहा है। तो आप देख सकते हो सी ऑप्शन के अंदर Pt solid/H2 गैस 1 बार, एटमॉस्फेयर की जगह पे 1 बार लिखा है वो भी चलेगा, /H plus 1 मोलर, /Cu plus 2 1 मोलर aqueous/Cu। ये सभी आंसर 1 मोलर होने चाहिए और 1 एटमॉस्फेयर इधर 1 बार गैस के लिए, तभी वो आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हम गिन सकते हैं। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें जो H2 यहाँ लिखा है वहां 0.1 बार है, वो नहीं चलेगा, बराबर। दूसरा ऑप्शन देख सकते हो उसमें Cu plus 2 में यहाँ पे 2 मोलर लिखा है, वो भी नहीं चलेगा। तीसरे में आप देख सकते हो 1 बार 1 मोलर वो चलेगा, और जो लास्ट ऑप्शन है उसमें यहाँ पे H प्लस के अंदर 0.1 मोलर लिखा है। तो सिर्फ सी ऑप्शन के लिए आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल गिन सकते हो, ई सेल जिसको बोलते हैं, बराबर, E0 सेल बोलते हैं। बाकी ए, बी और डी के लिए आप ई सेल गिन सकते हो। ई सेल को बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और E0 सेल को बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है उसके लिए जो गैस होता है वो उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर इधर 1 बार, concentration of ions always remains 1 molar, such cell is called your standard cell. Is that clear? डबल स्लैश है वो बताता है क्या, शॉर्ट ब्रिज, उसके लेफ्ट साइड पे कौन होता है, एनोड, और राइट साइड पे होता है कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होता है। Is that clear friends? Okay. अब दूसरा MCQ, which of the following statement is correct? Option A, E cell and
delta G of cell reaction both are extensive property. E cell and delta G of cell reaction both are intensive property. E cell is an intensive property while delta G for cell reaction is extensive property. And D option, E cell is an extensive property while delta G cell is intensive property. तो दोस्तों यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर होगा सी. सी इज योर करेक्ट आंसर. व्हाई? क्योंकि ई सेल जब हम गिनते हैं तो एनोड और कैथोड के रिएक्शन लिखते हैं, उसमें कभी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी ई सेल का वैल्यू चेंज होता नहीं है. ड्यू टू दिस रीजन वी कैन से दैट ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. व्हाइल डेल्टा जी कैसे गिनते हैं? तो -NfE0 सेल आपको पता होगा, तो उसमें जो n है आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिएक्शन आइदर फैराडे, वो चेंज होता है, इसलिए डेल्टा जी भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. इसकी वजह से हम बोल सकते हैं ई सेल इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी व्हाइल डेल्टा जी इज योर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ओके, अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स when no electric current drawn through the cell is called. The difference between the electrode potential of 2 electrodes when no electric current is drawn through the cell is called what? तो ऑप्शन ए लिखा है सेल पोटेंशियल, दूसरा लिखा है सेल ईएमएफ, तीसरा लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस और डी लिखा है सेल वोल्टेज. तो यहाँ पे आएगा दोस्तों इट इज कॉल्ड सेल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो वो डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? सेल ईएमएफ. ओके, फोर्थ क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द इनर्ट इलेक्ट्रोड इन अ सेल. इनर्ट दोस्तों 3 टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं. एक एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है और तीसरा गैस इलेक्ट्रोड होता है. एक्टिव इलेक्ट्रोड खुद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेंट्स करता है. इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या करता है? आइदर ऑक्सीडेशन के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है, आइदर रिडक्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है. बराबर. और गैस इलेक्ट्रोड जो हाइड्रोजन हाफ सेल है उसकी हेल्प से हम कोई भी दूसरे हाफ सेल का क्या कह सकते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल काउंट कर सकते हैं. तो 3 टाइप के दोस्तों इलेक्ट्रोड्स होते हैं. यहाँ पे आपको इनर्ट इलेक्ट्रोड के बारे में पूछा है, लिखा है इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन ए सेल रिएक्शन. वो बिल्कुल सही बात है, सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता नहीं है. बराबर. इट प्रोवाइड सरफेस आइदर फॉर ऑक्सीडेशन फॉर रिडक्शन. इट प्रोवाइड सरफेस फॉर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रेडॉक्स रिएक्शन. तो आपको अभी बताया दोस्तों मैंने, रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या? जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन हो सकते हैं. मतलब डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. क्या लिखा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट. तो वो प्रोवाइड सरफेस आइदर ऑक्सीडेशन के लिए करता है, आइदर रिडक्शन के लिए करता है, लेकिन दोनों एक साथ में कभी होता नहीं है. जो रिएक्शन में दोनों एक साथ में होता है दिस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. ओके फ्रेंड्स, इसलिए फोर्थ क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा कौन सा? डी आंसर आएगा. थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर आएगा कौन सा? बी. और फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर आएगा डी. अब फिफ्थ क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ऑप्शन लिखा है ई सेल इज इक्वल्स टू 0, ई सेल इज ग्रेटर देन ई एक्स टी. तीसरा लिखा है ई एक्स टी इज ग्रेटर देन ई सेल और चौथा लिखा है ई सेल इज इक्वल्स टू ई एक्स टी. तो दोस्तों आप सबको पता है कि जब आपका ई एक्स टी इज ग्रेटर देन ई सेल, ये होगा कंडीशन, तभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह एक्ट करेगा. बराबर. तो इसके अंदर आपका आंसर है जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो आंसर कौन सा होगा? आपका सी आंसर होगा. अब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following statement about the solution of electrolytics
electrolytes is not correct. पहले लिखा है conductivity of the solution depend upon the size of the ion. दूसरा लिखा है conductivity depends upon the viscosity of the solution. तीसरा लिखा है conductivity does not depend upon the solvation of ions present in the solution. और चौथा लिखा है conductivity of solution increase with temperature. तो दोस्तों यहाँ पे जो सी ऑप्शन है conductivity does not depend upon the solvation of ions presence in the solution, वो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि कंडक्टिविटी इज डिपेंड ऑन द सॉल्वेशन ऑफ आयंस प्रेजेंस इन द सॉल्यूशन। तो 6 क्वेश्चन के अंदर आपका जो सी तीसरा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, नॉट करेक्ट मतलब रॉन्ग। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका 6 क्वेश्चन हो गया। 6 क्वेश्चन के अंदर आपका कौन सा आंसर है? सी आंसर है। ए, बी और डी ऑलरेडी करेक्ट ऑप्शन है, बराबर, और सी ऑप्शन है उसमें जो नॉट लिखा है वो रॉन्ग है, बराबर। अगर नॉट निकल जाए तो वो भी कैसा हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। तो ये पहले 6 क्वेश्चन हुए, फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। Now students, we have to discuss the MCQ number 7 and the question is, using the data given below, find out the strong reducing agent. आपको ये 4 डेटा दिए गए हैं, उसमें पूछा गया फाइंड आउट द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दोस्तों रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है। और आप सबको पता है ये हाफ सेल्स दिए गए आपको, और जो हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है एंड एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस सब में आप देख सकते हो कि आपका जो ये ऑप्शन है, बराबर, उसके अंदर क्या है? तो रिडक्शन पोटेंशियल -0.74 वोल्ट है, तो आपका आंसर क्या आएगा? इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए उसके हिसाब से बी ऑप्शन रहेगा, क्रोमियम, Cr। दोस्तों सबसे पहले Cr2O7-2/Cr+3 को हम यहाँ पे Cr+6/Cr+3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका काउंटिंग करेंगे जब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे आएगा Cr+6। कैसे? तो काउंटिंग यहाँ करते हैं, 2Cr+7O is equals to -2, 2Cr+7 into -2 is equals to -2, 2Cr is equals to 12, therefore Cr is equals to +6, बराबर। तो यहाँ Cr2O7 की जगह पे हम लिख सकते हैं Cr+6/Cr+3। सेम है यहाँ पे MnO4 माइनस में क्या लिख सकते हैं? तो Mn+4O is equals to -1, Mn+4 into -2 is equals to -1, therefore Mn is equals to +7। -1 वहां जाएगा तो आपका हो जाएगा +1, तो फाइनल आंसर इज द +7। ओके दोस्तों, बाकी का तो डायरेक्ट आपको वैल्यूज दिया गया है, बराबर। तो दिस ऑल आर द रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ बोल सकते हैं विच इज एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ आपका आंसर आएगा ये 0.74 सबसे कम वैल्यू है, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा विच इज एक्ट एज ए व्हाट? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बराबर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQ नंबर 8 और लिखा गया यूजिंग द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब यही डेटा का यूज करके कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो फाइंड करने का है। तो दोस्तों आप देख सकते हो जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा, तो जो वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव था वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन था, मतलब जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा पॉजिटिव वो आपका कौन सा रिएक्शन परफॉर्म करेगा? रिडक्शन रिएक्शन। और जो रिडक्शन रिएक्शन करते हैं वही होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हम बोल सकेंगे कौन सा? MnO4 माइनस जो है इट इज एक्ट एज योर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ओके, अब लिखा गया क्वेश्चन नंबर 9, मतलब इसके अंदर आपका आंसर आएगा कौन सा? सी आंसर आएगा MnO4 माइनस। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन के अंदर लिखा यूजिंग द डेटा गिवन इन क्वेश्चन नंबर 7
and find out which option for which option the order of reducing power is correct. रिड्यूसिंग पावर इज करेक्ट कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? तो आप देख सकते हो यहाँ पे Mn+2 है, लेस देन क्या होगा तो उसके बाद किसका नंबर आएगा ये, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या Cl माइनस ये वाला, फिर आएगा ये सबसे कम है फिर तो आएगा Cr+3 और सबसे ज्यादा आएगा कौन क्रोमियम का। ये रिड्यूसिंग पावर का कौन सा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा, इसलिए Mn+2 लेस देन Cl माइनस लेस देन Cr+3 लेस देन Cr, मतलब 9th क्वेश्चन के अंदर ये आपका ऑप्शन सेट होगा कौन सा? बी ऑप्शन सेट होगा। अब आएगा आपका 10th क्वेश्चन नंबर 10, लिखा है यूजिंग द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल आयन इन रिड्यूस्ड फॉर्म। तो मोस्ट स्टेबल आयन कौन सा है? तो यहाँ Mn+7 में से Mn+2 बना, तो हम बोलेंगे Mn+2 इज योर मोस्ट स्टेबल आयन, मतलब 10th वन के अंदर आपका आंसर आएगा डी, Mn+2 इज योर मोस्ट स्टेबल आयन, लेकिन कौन से फॉर्म में? रिड्यूस फॉर्म में। और अब 11th नंबर का क्वेश्चन देखो, उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन है, यूजिंग द डेटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 एंड फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज। ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज कौन सी होगी दोस्तों? तो जो Cr+3 वाली है वो होगी, मतलब यहाँ आपका आंसर आएगा कौन सा? ए ऑप्शन होगा, बराबर। तो दोस्तों ये सेल पोटेंशियल के ऊपर से हमको जजमेंट लेने का है कि विच इज एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अदर विच इज एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बराबर। कौन स्टेबल रिड्यूसिंग है, कौन ऑक्सीडाइजिंग है, वो भी हम डिसीजन यही वैल्यू के ऊपर से ले सकते हैं। फिर से एक बार, जो स्टैंडर्ड हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा, मतलब एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका सबसे ज्यादा होता है वो रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म करेगा, एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बराबर। अगर ये दोनों का हम सेल बनाएं तो ये कैथोड एक्ट होगा और ये एनोड एक्ट होगा, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, इसके ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा? रिडक्शन, और फिर हम सॉल्ट ब्रिज को ज्वाइन करके ये दोनों का ज्वाइनिंग करके पूरा सेल बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हुए क्वेश्चन 11, फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। Now students, we have to discuss the MCQs on the basis of conductivity of the cell. तो दोस्तों आप सबको पहले एक बेसिक बात हम कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ रेडी है, यहाँ से कोई ना कोई एक MCQ आ सकता है। Friends, we are familiar about the resistance. Resistance of any uniform conductors is directly proportional to length and inversely proportional to its cross section area. Proportional निकाले तो proportionality constant हम डालेंगे rho, R is equals to rho L by A. Now friends, रेजिस्टेंस का सिंबल R है, उसका कॉमन यूज यूनिट होगा ओम और ऐसा यूनिट होगा भी ओम। अब कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो G is equals to 1 by R, तो 1 by R हो गया, तो इसका यूनिट हो गया ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स उसका ऐसा यूनिट क्या है? सीमेन, जिसका सिंबल है S। ओके फ्रेंड्स, अब R का वैल्यू मैंने नीचे डाल दिया, तो 1 upon रो क्या होगा? 1 upon रो L by A, यहाँ पे हो जाएगा क्या? क्योंकि R नीचे आ गया तो 1 upon रो L by A, बराबर दोस्तों। तो ये हो गया किसके बारे में बात? G के बारे में बात हो गया, 1 upon क्या? रो L by A which is called your G, जिसको आप बोलेंगे क्या? कंडक्टेंस। अब दोस्तों कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो कंडक्टिविटी which is represented by K is equals to G into G star। ये जो G star है which is called your cell constant, और G star मतलब क्या? L by A, वैल्यू ऑफ L by A मतलब लेंथ अपॉन एरिया, इसलिए उसका यूनिट आ गया कॉमन यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स, और उसका ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर इनवर्स, बराबर। दूसरी बात, K is equals to G into G star, तो कंडक्टिविटी का यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स कॉमन यूनिट, और ऐसा यूनिट होगा क्या? सीमेंस मीटर इनवर्स। Now equivalent conductance which is represented by lambda eq, ओम इनवर्स सेंटीमीटर्स का इक्विवेलेंट इनवर्स, वो उसका कॉमन यूनिट है
और ऐसा यूनिट है सीमेंस मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा m, उसका कॉमन यूनिट है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और ऐसा यूनिट है सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दोस्तों एक सिंपल बात बता दूं, ये जो फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट है उसके एक भी एमसीक्यू यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको कोई भी एमसीक्यू वो लोग पूछ सकते हैं कुछ सेट जैसे एग्जाम में। बराबर फ्रेंड्स? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू किए थे वो क्वेश्चन नंबर था 12, 11 तक हम आगे बढ़े थे। अब 12 क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। लिखा है द सेल कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, मतलब जी स्टार क्या होगा? चेंज विद द चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, चेंज विद द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, चेंज विद द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड रिमेन कांस्टेंट फॉर द सेल। तो दोस्तों सेल कांस्टेंट ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, मतलब आपका आंसर आएगा डी, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट फॉर द सेल। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 13। तो जो 13 क्वेश्चन है आपका दोस्तों, लिखा है कौन सा? कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, conductivity of an electrolytic solution depends on nature of electrolyte, concentration of electrolyte, power of AC source and distance between the electrodes। तो यहाँ पे आंसर आएगा दोस्तों, दो आंसर पॉसिबल है, ए एंड बी दोनों सही आंसर है। नेचर ऑफ एडेड इलेक्ट्रोलाइट एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब आएगा, मतलब इसके अंदर दो आंसर बैठेंगे आपके, ए और बी दो आंसर बैठेंगे। अब 14 क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो 14 क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट विल बी हैपन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। दोस्तों यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। ये आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंटेनर है, इसके अंदर आपने यहाँ पे डाल दिया क्या? एक्वास CuSO4 और यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डाल दिए और उसको कनेक्ट कर दिया सीरीज के अंदर और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की आपने। ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है विच इज नॉन योर इनर्ट इलेक्ट्रोड। बराबर? ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? तो जो एनोड होगा, तो एनोड के ऊपर इक्वेशन जाएगा H2O gives 2H plus plus 1/2 O2 plus 2E minus, और कैथोड जो है वहां पे होगा Cu plus 2 plus 2E minus gives C। मतलब ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है उसमें कॉपर सल्फेट का जो Cu plus 2 है इस वो यहाँ पे रिडक्शन होकर यहाँ डिपॉजिट होता जाएगा और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा। बराबर? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो देखते हैं। कॉपर विल डिपॉजिटेड एट कैथोड, तो कॉपर डिपॉजिट होता है, वो सही ऑप्शन है। दूसरा, कॉपर विल डिपॉजिटेड एनोड, एनोड पे कॉपर डिपॉजिट होता नहीं है। ऑक्सीजन विल रिलीज्ड एट एनोड, तो H2O आप देख सकते हो ऑक्सीजन को क्या करता है? रिलीज करता है कहाँ पे? एनोड पे, मतलब ये भी सही ऑप्शन है। कॉपर विल डिसॉल्व एट एनोड, वो भी रॉन्ग आंसर है। मतलब इसके अंदर दो ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बोथ आर योर करेक्ट आंसर। दोस्तों कोई एमसीक्यू ऐसा होता है जिसमें दो आंसर सही होते हैं, लेकिन आपको मार्किंग को एक ही करने का रहता है। बराबर? अब लिखा गया क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन पे लिखा गया क्या? कंडक्टिविटी K इज इक्वल्स टू, पहला ऑप्शन है 1/r into L by A, ये रहा कि 1/r into L by A, तो ये सही ऑप्शन है आपका। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन है G स्टार by A, G स्टार by R, तो ये आप देख सकते हो K is equals to G into G स्टार। G की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे G is equals to 1/r, ये रहा, इसको मैंने यहाँ यूज कर लिया, तो आपका दूसरा ऑप्शन भी सही होगा। बराबर? तीसरा लिखा है लैम्बडा m और तीसरा लिखा है L by A, चौथा ऑप्शन। तो यहाँ पे दो आंसर सही होंगे, A एंड B बोथ योर करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी concentration of electrolyte in a solution and option D surface area of electrodes। तो 16 नंबर का जो MCQ है उसके अंदर दो आंसर पॉसिबल है,
ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, दिस बोथ आर करेक्ट आंसर। मतलब टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंडेड है एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन इसके ऊपर भी वो डिपेंडेड है। क्या? मोलर कंडक्टिविटी, ये लैम्डा एम। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों इस तरह से 16 एमसीक्यू का सीट खत्म हुआ। ये सीट के अंदर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एज वेल एज कंडक्टिविटी ऑफ द सेल, उसके रिगार्डिंग जो एमसीक्यू बन सकते थे वो हमने निकाले हुए हैं। ये एडिशनल टेबल आप करने का फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।